संविदा विधि जिसको कहा जाता है सामान्य सिद्धांत, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इसके अंदर पढ़ोगे आप। इसके अंदर एक टॉपिक आ जाता है कि संविदा भंग पर जो अग्रीव्ड पार्टी है, व्यथित पक्षकार है, ठीक है, उसको क्या मतलब आप कह सकते हो उपचार, रेमेडी उपलब्ध है, उसके बारे में बताइए। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट टूटता है, ब्रीच होता है, ठीक है, तो जो आप कह सकते हैं पीड़ित पक्षकार है उसके पास क्या रेमेडी है। इसके अंदर ही आप पढ़ोगे क्वांटम मेरिट का सिद्धांत, ठीक है। जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ते हो तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो संविदा होती है उसके अंदर उसका अनुपालन बहुत जरूरी है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का तभी महत्व है जब दोनों पार्टी अपना अपना पार्ट परफॉर्म करे, ठीक है। अगर नहीं किया जाता तो उसका कोई मीनिंग नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि उनकी ये लाइबिलिटी है, उनकी एक ड्यूटी है कि दोनों के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दोनों पार्टियों के बीच में, तो दोनों की ड्यूटी है कि जो जो उनका पार्ट है उसको परफॉर्म करे, जो जो उनका भाग है। जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि हाँ मैं ये बुक आपको 100 रुपए में बेचूंगा, आपने कहा ठीक है। अब मेरी ड्यूटी क्या है, बुक देने की आपको, और आपकी ड्यूटी क्या है कि 100 रुपए दीजिए। तो देखो ये दोनों की लाइबिलिटी, ठीक है, दोनों की ड्यूटी है। अगर मान लो कोई भी पार्टी इसमें फेल होता है, ठीक है, तो उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, संविदा भंग, संविदा भंग, ठीक है। जैसे ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ प्रॉपर्टी को बेचने खरीदने का, ठीक है, लेकिन जब सेल एग्जीक्यूट होनी थी उससे पहले ही ए ने वो प्रॉपर्टी किसी और को बेच दी, तो इसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का दोषी माना जा सकता है। पहले दोनों के बीच में हो गया था लेकिन ए ने उसको तोड़ दिया, तो उसको कहा जाता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो अग्रीव्ड पार्टी है, अग्रीव्ड पार्टी जिसको कहा जाता है पीड़ित पक्षकार, जिसको पीड़ा पहुंची है, जिसको नुकसान हुआ है, जिसको डैमेज हुआ है, ठीक है, जिसको कोई क्षति या कुछ भी आप कह सकते हुआ है, नुकसान हुआ है, तो जो अग्रीव्ड पार्टी है उसको दोषी पक्षकार जो डिफॉल्टर है उसके अगेंस्ट कुछ रेमेडी उपलब्ध है। रेमेडी क्या क्या कर सकता है, उसके पास रेमेडी क्या है, उपचार क्या है, ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। तो पहला है वाद लाने का अधिकार। तो सीधी सी बात है, दोषी व्यक्ति के विरुद्ध हानि का वाद या नुकसानी के लिए केस फाइल किया जा सकता है, ठीक है, नुकसानी के लिए केस फाइल किया जा सकता है, दोषी व्यक्ति के विरुद्ध वाद लाने का अधिकार, ठीक है। दूसरा अधिकार क्या है, फॉर कंपनसेशन, कंपनसेशन के लिए वाद लाया जा सकता है, ठीक है, कंपनसेशन लिया जा सकता है, क्षतिपूर्ति डैमेजेस जो है उसको पाने का अधिकार। जैसे कि मान लो मैंने आपसे एक समझौता किया, एक अपने दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं आपको इतनी बोरी अनाज की दूंगा, 100 बोरी मान लो, 1000 बोरी मान लो, पर बोरी अनाज की कीमत कितनी होगी, 100 रुपए, 1000 रुपए मान लो। अब मैंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने देने से इनकार कर दिया एट द टाइम, मतलब जब आया सीजन का टाइम। अब आप कहां जाओगे, कोर्ट में, या आपको मान लो आपकी आटा मिल है तो आपको तो गेहूं तो चाहिए, ये तो आटा मिल बंद हो जाएगी, तो आपको बाहर से देना पड़ा, बाहर से आपको महंगा मिला, 200 रुपए ज्यादा लगे, तो 200 रुपए एक्स्ट्रा लगे हैं तो वो तो आप मांग सकते हो ना, वो आपके लिए कंपनसेशन है, वो आपके लिए कंपनसेशन है, तो उसके लिए कोर्ट से कंपनसेशन मांगा जा सकता है। उसके अलावा पेनल्टी इंपोज करवाने का अधिकार, एक तो होता है कंपनसेशन, कंपनसेशन के अलावा कुछ ना कुछ ऐसा दायित्व इंपोज किया जाता है उस पार्टी पर जो डिफॉल्टर है, जो एज ए पेनल्टी होती है, सजा, पेनल्टी मतलब एक प्रकार की सजा का रूप, कंपनसेशन से अलग हो सकती है, ठीक है, एक शाश्वती सैंक्शन आप कह सकते हो, पेनल्टी कह सकते हो, उसको अधिरोपित करने का अधिकार, ठीक है, उसको करने का, ठीक है। उसके बाद है ब्याज पाने का अधिकार। जैसे मैंने आपको 1 लाख रुपए दे दिए, मैंने कहा ये सामान मुझे इतने दिन में चाहिए, आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है और सामान नहीं दिया मुझे, मेरी अमाउंट आपके पास फंसी है, 6 महीने हो गए, 1 महीने का टाइम दिया था, 6 महीने हो गए, 1 महीने का टाइम दिया था, तो देखो जो अमाउंट है, ठीक है, अब आप 6 महीने बाद या साल बाद अपने प्रॉमिस को पूरा कर रहे हो, या आपने नहीं किया और 6 महीने साल बाद आकर रकम आप वापिस कर रहे हो, तो देखो नुकसान तो मैं लूंगा, साथ में जो मेरा पैसा फंसा है इतने दिन तक आपके पास, तो उस पर ब्याज तो बनता है ना, इंटरेस्ट,
ठीक है, तो वो भी लिया जा सकता है, ब्याज पाने का अधिकार। ठीक है, नुकसानी के साथ, नुकसान तो हुआ है साथ, और साथ में कंपनसेशन तो है ही, और साथ में क्या है, साथ मुझे मेरे पैसे पर जितना भी आप सफिशिएंट समझे ब्याज दिलाया जाए, नॉर्मल जो चलता है। उसके बाद है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, विनिर्दिष्ट अनुपालन का अधिकार। अब ये अलग सी चीज है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ठीक है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्या है, जो आप इस कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर पढ़ोगे, उसका एक पार्ट आप ये कह सकते हो। देखो उस एक्ट का मीनिंग क्या है, स्पेसिफिक विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम। उसका मीनिंग यह है कि अगर किसी लॉ के अंदर जो रेमेडी है आपको मिल रही है, उससे आपके नुकसान की भरपाई नहीं हो रही, ठीक है, तो आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर जा सकते हो। ठीक है, वो इसीलिए बनाया, सामने के दिन आप कह सकते हो कि जहां पर किसी लॉ के अंदर आपके लिए जो भी उपचार है तो वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हर केस की सिचुएशन अलग होती है, स्टोरी अलग होती है, सर्कमस्टांसेस अलग होती है। अगर आपको लगता है कि जो रेमेडी मुझे दी जा रही है वो मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है, तो आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर जा सकते हो। जैसे कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या है, मान लो कि एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया, तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर क्या है, क्या रेमेडी है कि आप सीधी सी बात है, कोर्ट में जाइए, केस कीजिए, कंपनसेशन लीजिए प्लस ब्याज ले लीजिए। हो सकता है कि पेनल्टी इंपोज कर दे दूसरी पार्टी पर, ये सारी चीजें हो सकती है। लेकिन मान लो पैसे से आपके नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती, जो नुकसान हुआ है उसको नापा नहीं जा सकता। ठीक है, उसके लिए सफिशिएंट प्रतिकर हो ही नहीं सकता। ठीक है, संभव ही नहीं है। अब ये कैसे, अब मैं बताता हूं। जैसे मेरे पास एक पेंटिंग है और वो दुनिया में एक ही है, उस जैसी पेंटिंग और कोई नहीं है। ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसके अंदर क्या रेमेडी है, ये क्वेश्चन चल रहा है। तो मान लो कि मेरे पास एक पेंटिंग है, दुर्लभ है, एक ही है और वैसी नहीं है। मैंने कहा ये मैं पेंटिंग आपको 1 लाख रुपए में बेचूंगा। आप क्या इसको खरीदने के लिए तैयार हो? आप कहते तैयार, ये लो 1 लाख रुपए, मुझे पेंटिंग दो। हाँ मैं कल दे दूंगा। अब मैं अगर देने से इनकार कर दूं तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया ना, डिफॉल्टर हूं मैं, तो आप मेरे विरुद्ध केस लेकर आओगे कोर्ट के अंदर के साथ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो कोर्ट आपको क्या दिलवाएगा, आपकी अमाउंट, हो सकता है कि ब्याज या कुछ, या कोई कंपनसेशन दिला दे, बाहर का खर्चा लगा है या कोई और। ठीक है, तो पेंटिंग तो नहीं दिला सकता। अगर आपको पेंटिंग नहीं मिली तो आपको जो नुकसान हुआ है क्या उसकी पूर्ति हो सकती है? नहीं हो सकती। आप कह सकते हो कि साहब एक ही पेंटिंग है, चाहे कितना भी पैसा दे दो कंपनसेशन का, तो मुझे मेरा ये नुकसान पूरा नहीं होगा, ये पेंटिंग मुझे और कहीं से नहीं मिलेगी। समझ रहे मेरी बात कि नहीं समझे? यस सर, यस सर। तो क्या नुकसान को नापा जा सकता है? नहीं सर, नहीं नापा जा सकता। तो वहां पर आप क्या कहोगे कि साहब मुझे कंपनसेशन नहीं चाहिए। ठीक है भी, आर्थिक जो प्रतिकर है, ठीक है, दिया जा रहा है पैसे के रूप में या कैसे भी, वो मेरे नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता। मुझे तो वो पेंटिंग चाहिए, क्योंकि वो पेंटिंग मुझे और कहीं से नहीं मिलेगी। तो आप किसका केस लगाओगे? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, कि साहब मैं चाहता हूं ये जो अगली वाली पार्टी है ये कंपनसेशन ना दे मुझे, ये परफॉर्म करे, अपना पार्ट परफॉर्म करे। जैसे मान लो कि आपने मुझे 1 लाख देने थे, आप कहते कि मैं 1 लाख देने के लिए तैयार हूं, और ये मुझे पेंटिंग थी, ये पेंटिंग मुझे थी, तो ये होता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर पार्टी को होने वाला जो नुकसान है उसकी भरपाई पैसे द्वारा, धन द्वारा नहीं की जा सकती। जो आप कह सकते क्षति हुई है उसका आंकलन किया जाना असंभव है। आर्थिक प्रतिकर मतलब पैसे के रूप में जो कंपनसेशन है उसके द्वारा जो डैमेज होगा, नुकसान होगा, उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। वहां पर विनिर्दिष्ट अनुपालन का अधिकार होता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए केस लाया जा सकता है।
उसके बाद है व्यादेश। व्यादेश क्या होता है? इंजंक्शन। इंजंक्शन क्या होता है? क्या होता है, सुना है कभी व्यादेश? हाँ जी, रोक लगाना जी। रोक लगाना। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, किसी भी रूप से हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्टी, एक पक्षकार दूसरी पार्टी के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट के पालन के लिए व्यादेश प्राप्त करने का भी हकदार है। ये ऐसा तब होता है जब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो पार्टी है वो अपने पार्ट को परफॉर्म करने से इनकार करती है, तो उसको रोकने के लिए रोक लगाना। जैसे स्टे होता है ना, स्टे भी कई प्रकार का होता है। इंजेक्शन, टेम्परेरी, परपिचुअल, प्रोहिबिशन, ठीक है, मैंडेटरी, ठीक है, कई प्रकार होंगे, वो आगे आप पढ़ोगे। अब उसके बाद आता है संविदा के ब्रीच से कारित हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर। बस सीधी सी बात है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सेक्शन 73 क्या कहता है, अगर कोई पार्टी डिफॉल्टर होती है, वो अपने पार्ट का परफॉर्म नहीं करती, ठीक है, और दूसरी पार्टी को नुकसान होता है, तो वो पार्टी जो अग्रीड पार्टी है, जो पीड़ित पक्षकार है, जिसको नुकसान हुआ है, वो उस भंग से, मतलब सीधी सी बात है, जितना नुकसान हुआ है वो मतलब पा सकती। लेकिन ऐसा प्रतिकर उस ब्रीच के कारण उठाई गई किसी भी दूर और परोक्ष हानि या नुकसान के लिए नहीं दिया जा सकता। अब इस बात को समझो, भी जो नुकसान होगा उसके लिए तो कंपनसेशन मिलेगा, लेकिन नुकसान ऐसा कि बहुत दूर जाकर हुआ, दूरस्थ, रिमोटनेस ऑफ डैमेज आपने पढ़ा, ठीक है, लास्ट टॉर्ट्स में क्या था, रिमोटनेस ऑफ डैमेज क्या था? ये लास्ट टॉर्ट्स याद है क्या? पढ़ लिया क्या आपने? पढ़ लिया सर, पढ़ लिया। क्षति की दूरस्थता का सिद्धांत, ये क्या था? जो साफ्ट वाला एक मामला जिसमें वो जो चक्की जो है ना वो खराब हो गई थी, तो शाफ्ट उसको ठीक कराने के लिए मिस्त्री को उसने दी थी। तो उसमें ये कहा था कि भाई मेरा जो है ना, मेरे पास बहुत ग्राहक आए जो मेरा काफी नुकसान मतलब से हो गया है, और मिस्त्री को इस बात का पता नहीं था, उसको तो उसको ठीक करना वो थोड़ा लेट हो गया उसको ठीक करने में। तो इसमें ये निर्मित किया गया कि भाई जो फ्यूचर लॉस के बारे में है सर, ये फ्यूचर लॉस ने जिक्र किया है ये। हाँ, रिमोटनेस ऑफ डैमेज क्या है? क्षति की दूरस्थता का सिद्धांत लास्ट टॉर्ट्स में। आप सही बात बोल रहे हो, उसमें मैं इनकार नहीं कर रहा। इससे आपके दो टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। क्षति की दूरस्थता का सिद्धांत क्या है? इसका सीधा सा मीनिंग यह है कि कोई व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कामों के लिए, कार्य के लिए, एक्ट्स के लिए कहां तक रिस्पॉन्सिबल है। इसके अंदर दो टेस्ट अप्लाई होते हैं। पहले होता था डायरेक्ट रिजल्ट, पहले जो जजमेंट आए थे कोर्ट्स के, पुरानी जो आप कह सकते केस है इसके अंदर, उसके अंदर क्या था कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई काम किया है और उसका डायरेक्ट कोई रिजल्ट निकला है, तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, चाहे उसके बारे में पहले वो पूर्व अनुमान, ठीक है, पूर्व अनुमान क्या होता है? पहले से सोचना, ठीक है, चाहे वो लगा सकता था या नहीं लगा सकता था। बाद में लेकिन दूसरा टेस्ट अप्लाई किया जाने लगा, टेस्ट ऑफ फोरसाइट। फोरसाइट का मतलब पूर्व अनुमान की कसौटी। उसमें कह दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति जो भी वो एक्ट कर रहा है, कार्य कर रहा है, अगर वो उस एक्ट का पहले से पूर्व अनुमान लगा सकता है तो उसके लिए वो तो रिस्पॉन्सिबल है। अगर नहीं लगा सकता, दूर का रिजल्ट है, उसके बारे में पहले सोच नहीं सकता, जैसे एक प्रूडेंट व्यक्ति सोचता है कि मेरे द्वारा किए गए काम का क्या रिजल्ट निकलेगा, अगर वो सोच ही नहीं सकता तो उसके लिए उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। जैसे आप यहां मान लो अपने घर में हो, यहां से पत्थर उठाकर गली में फेंकते हो, तो क्या प्रिज्यूम कर सकते हो उससे? क्या अनुमान लगा सकते हो? किसी को लग सकता है, लगा सकते हो ना, तो उसके लिए तो आप लाइबल। ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੰਕਰ ਸਿੱਟ
ਵੱਜਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। हाँ सही है। तो उसका अनुमान लगा सकते थे क्या? वो बंदा लगा सकता था कि मैं यहाँ पत्थर फेंक रहा हूँ, कल को 2 बंदे आएंगे, उनमें से एक दूसरे को धक्का दे देगा। जिसने कंकर सिੱਟੇ इतने सारे वो अनुमान नहीं लगा सकता, नहीं लगा सकता। कोई ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ। हाँ, तो उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसकी? नहीं बनती, नहीं बनती। सेम यही चीज यहां पर है। तो सेक्शन 73 में 2 बातें हैं। क्या है कि जो नुकसान का दावा कर रहा है, भाई नुकसान के लिए कंपनसेशन का दावा तभी किया जा सकता है जब मतलब ऐसी घटना हो, भाई ऐसा कोई मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जिसके अंदर पार्टी को यह पता हो कि अगर इसका ब्रीच किया गया तो इसका रिजल्ट क्या होगा, और जो भंग के कारण हुई दूरता मतलब दूर की हानि है वो नुकसान नहीं हो। मतलब सीधी सी बात है, अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो किसी के साथ तो आप प्रिज्यूम कर सकते हो कि अगर मैंने तोड़ा कॉन्ट्रैक्ट को तो दूसरे व्यक्ति को यह नुकसान होगा। भाई मान लो मैंने कहा कि आपको 10 बोरी अनाज की दूंगा, हर बोरी की कीमत 1000 रुपए होगी। अब मैं ये तय कर सकता हूं, पहले से अनुमान लगा सकता हूं, अगर मैंने अनाज नहीं दिया तो इसको बेचारे को मार्केट से लेना पड़ेगा। मार्केट से हो सकता है कि 200-300 रुपए और महंगा मिले, तो इसके बारे में मैं सोच सकता हूं, प्रिज्यूम कर सकता हूं, इसके लिए मैं लाइबल। लेकिन जिसके बारे में पार्टी सोच नहीं सकती कि ये रिजल्ट निकलेगा, तो उसके लिए लाइबल नहीं होंगे। जैसे हेडले बनाम वैक्स एंडल, वैक्स से डल, ठीक है। इसके अंदर क्या था? इसमें क्या था कि एक व्यक्ति था जो प्लेंटिफ था, वो एक मिल का स्वामी था, आटे की मिल का, और उसका एक मतलब जो चक्की का एक पार्ट होता है धूरा, वो टूट गया, ठीक है। उसने मरम्मत करवाने के लिए डिफेंडर को दिया और सुपुर्द कर दिया, ठीक है। और डिफेंडर को वो वहां से लेकर जाना था और रिपेयर कराकर वापस लाना था, ठीक है। और उसको टाइम लग गया, 2 दिन लग गए, ठीक है। फिर 2 दिन आटा मिल बंद रही और उसने केस कर दिया कि साहब 2 दिन का नुकसान, या जितने दिन आटा मिल बंद रही है तो इसके कारण मुझे ये नुकसान हुआ है क्योंकि ये प्रॉपर टाइम के अंदर मुझे नहीं दे पाया, ठीक है। तो कोर्ट ने यहां पर क्या माना? कोर्ट ने कहा कि देखो, जिस समय आप वो जो चक्की है जो भी है उसका जो पार्ट है आप उसको दे रहे थे, तब आपने क्या उसको बताया था कि मेरे पास एक ही है? कि साहब ये तो नहीं बताया था। कि जब आप किसी को बता दो, जिसको रिपेयर करने दे रहे हो, कि साहब मेरे पास तो ये एक ही पार्ट है, अगर ये आप टाइम पर रिपेयर करवाकर मुझे रिफंड नहीं वापस नहीं करते तो मेरा ये काम है रुक जाएगा और मुझे नुकसान होगा और देख लेना, ठीक है। तो फिर तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसी रीजनेबल टाइम के अंदर रिपेयर करवा के दे। कुछ नहीं बताया, वो बंदा 2 दिन लेट हो गया, उसको क्या पता था कि मैं अगर ना लेकर जाऊं तो इस बंदे की आटा मिल नहीं चलेगी। तो यहां पर कोर्ट ने यह कहा कि ये देखो, इसके लिए पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। तो इसमें न्यायाधीश ने क्या कहा था? अगर प्लेंटी के पास जो टूटा हुआ पार्ट्स था उसके अलावा अगर और कोई होता तो उसको कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है। और सीधी सी बात है, यहां पर ना ही उसको डिलीवर करते समय यह बताया गया था कि भैया अगर टाइम पर नहीं रिपेयर करवा के दिया तो मुझे विशेष क्षति होगी, ठीक है। तो इसलिए जो डिफेंडेड है वो डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं। एक होती नॉर्मल क्षतिपूर्ति, एक होती विशेष क्षतिपूर्ति। नॉर्मल है जिसके बारे में प्रोजेक्शन किया जा सकता है, विशेष है उसके अंदर आपको यह साबित करना पड़ेगा कि पार्टी को पता था कि अगर वो डिफॉल्ट उसने किया कुछ भी तो मुझे इतना नुकसान हो सकता था। अगर व्यक्ति पूर्व अनुमान लगा सकता है, ठीक है, पूर्व अनुमान लगा सकता है तो ठीक है। अब उसके बाद है कि जो क्षतिपूर्ति निर्धारण का सिद्धांत है, इसके लिए कुछ सिद्धांत है, डॉक्ट्राइन है, ठीक है। जैसे कि जो क्षतिपूर्ति है
ठीक है, इसका स्वरूप क्या है? कंपासेटरी। कंपासेटरी का मतलब क्या होता है? कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? प्रतिकर आप किसको कहोगे? नुकसान का आकलन करके एवज में जो उसको धनराशि दी जाएगी वो प्रतिकर कहलाएगी। सीधी सी बात है भाई, इसकी जो नेचर है वो कंपासेटरी है। ठीक है, क्षतिपूर्ति का मतलब है कंपासेटरी। कंपासेशन का मतलब क्या होता है? जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में पढ़ते हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में क्या है भाई? सीधी सी बात है, मेरे कारण से आपका कोई नुकसान हुआ है, जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मैं करूंगा। ये कंपासेटरी, आपके नुकसान की पूर्ति करना, नुकसान की पूर्ति करना, ना कि दोषी व्यक्ति को दंडित करना। ये नहीं कि मैं, मान लो कि आपका 10 रुपए का नुकसान हुआ है और आपको कितना मिलना चाहिए? 10 रुपए। ठीक है, कंपनसेशन का मतलब यही है, 10 रुपए का नुकसान है, 10 रुपए मिलने चाहिए। ये नहीं कि ऐसा ऑर्डर आ जाए कि हाँ भी 10 रुपए का नुकसान कर दिया, 100 रुपए देने पड़ेंगे। ये तो मतलब पेनल्टी, ये तो आप दंडित करना हो गया, दंडित करना नहीं है। कंपनसेशन का मतलब जितना नुकसान उतना दाम, सीधी सी बात है। कोर्ट तय करता है, उतना ही दिलाता है जितना नुकसान हुआ है। मान लो आपके और मेरे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसके अंदर लेन देन था 1 लाख रुपए का। अब 1 लाख का मुझे नुकसान हुआ तो कोर्ट कितना दिलाएगा कंपनसेशन? 1 लाख प्लस ब्याज जो भी सफिशिएंट है। क्या कोर्ट 1 करोड़ दिला सकता है? क्या नहीं। ये दंडित करना थोड़ा है, पुनिश करना थोड़ा है भाई, उस नुकसान की पूर्ति करना है। ठीक है, नुकसान की पूर्ति करना है। जैसे डेफामेशन का केस आपने देखा होगा, मानहानि का, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में। उसमें क्या होता है कि बंदे की जितनी रेपुटेशन खराब हुई है सोसाइटी के अंदर, और पहला देखा जाएगा उसकी क्या रेपुटेशन, उसके हिसाब से कंपनसेशन दिलाया जाएगा, ना कि दूसरी पार्टी को, दोषी पार्टी को पुनिश करने के लिए कोई भी ऑर्डर पास किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं। दूसरी बात, जो इंजरी है, क्षति है, उसको कम करने की ड्यूटी भी होती है। किसकी होती है? अग्रीव्ड पार्टी की। अब मान लो भी मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और आप उसको ब्रीच कर रहे हो, मैं कहता हूं करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं मतलब उसके अंदर केयरलेस हो गया, भी जितना नुकसान होगा मैं ले लूंगा। भाई देखो, यहां पर यह है कि उसकी भी ड्यूटी है कि जितना कम हो सके उसको कम रखे। ठीक है, यह है। उसके बाद मनी लॉस होना जरूरी है क्या? क्या मनी लॉस नहीं हुआ तो भी कंपनसेशन मिल सकता है? बताइए। पैसे की हानि होना जरूरी है क्या? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं। देखो, ये जो लॉ है ये बाहर का है। ठीक है, तो वहां आप कह सकते हो कि अगर किसी भी पार्टी के, भाई सीधी सी बात है, उसके राइट का वायलेशन होता है, चाहे उसको पैसे का नुकसान ना हो, ठीक है, तो फिर भी वो एज ए पेनल्टी, ठीक है, मनी देने के लिए आप कह सकते हो लाइबल हो जाता है। तो बाहर तो मनी लॉस होना जरूरी है, लेकिन भारत में कुछ ऐसा नहीं है। यहां व्यथित पक्षकार दोषी पक्षकार से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के मामलों में शास्ति के तौर पर वह राशि पाने का हकदार नहीं है जो संविधान में उल्लिखित है। एज ए पेनल्टी नहीं, सीधी सी बात है। अगर आपको मनी लॉस हुआ है तो ही मिलेगा। 2 रुपए का नुकसान है, 2 रुपए मिल जाएंगे, सीधी सी बात। अगर किसी व्यक्ति को एक्चुअल में, या आप कह सकते हो पैसे का मनी लॉस नहीं हुआ, तो वो क्षतिपूर्ति पाने का हकदार नहीं होता। ठीक है, नहीं होता। जहां कोई नुकसान नहीं हुआ वहां नुकसानी का वाद डिक्री नहीं किया जा सकता। डिक्री क्या होता है? एक शब्द पढ़ते हो, डिक्री। कोर्ट द्वारा जो जजमेंट ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਕਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਵਲ ਸੂਟਸ ਜੀ। ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਤੋਂ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਕਰੀ ਕਹਿੰਦੇ। ऑर्डर नहीं, डिसीजन जो है सर, जो डिसीजन आता है उसे डिक्री बोलते हैं। जैसे हमने किसी से कोई पैसे लेने हैं तो उसकी क्या
परसेंटेज है, अलग अलग इश्यूज होते हैं वो भी। हमने एक तो पैसा लेने हैं और एक कितनी परसेंट पे लेने हैं, और अगर दूसरी पार्टी को भी कोई उससे खर्चा लेना हुआ वो भी, ये अलग अलग इश्यूज होते हैं। और इसके अकॉर्डिंग एक डिक्री डिसीजन आता है सिविल कोर्ट में। सर सिविल केसेस में आता है ये, में जो जजमेंट आती है उसको डिग्री कहते हैं। हाँ, जजमेंट की फॉर्मल एक्सप्रेशन है। आप लीगल लैंग्वेज पढ़ोगे ना, उसमें ये आपको मिलेगा शब्द, जजमेंट की फॉर्मल एक्सप्रेशन है। काफी बड़े सारे का डिग्री। हाँ, जो जजमेंट है उसके आधार पर डिक्री तैयार की जाती है, और जिसके फेवर में जजमेंट जाता है उसके फेवर में डिक्री पास की जाती है, वो डिक्री होल्डर कहलाता है। ठीक है, डिक्री पास कर दी, ये फॉर्मल एक्सप्रेशन है जजमेंट की, डिसीजन की। अब इसका एग्जीक्यूशन भी करवाना पड़ता है। अब कोर्ट ने मतलब डिक्री पास कर दी तो उसका एग्जीक्यूशन भी होगा, उसका निष्पादन, उसके लिए अलग से एप्लीकेशन लगेगी। हाँ जी, 90 दिनों बाद एग्जीक्यूशन फाइल करना पैंदा जी। जो कोई नहीं कुछ देंगे ना जी, जो डिग्री पास हुई है पार्टी, तो 90 दिनों बाद एग्जीक्यूशन फाइल कर सकते। देखो मैंने कह दिया कि आप ये पैसा लेने के हकदार हो, इतना पैसा कंपनसेशन की अमाउंट है, डिक्री पास कर दी, आप डिक्री होल्डर हो। मैंने तो कह दिया। अब मान लो भी अगली पार्टी ना दे, फिर क्या कर लोगे? पहली तो ड्यूटी उसकी देना चाहिए, फिर एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन लगती है, उसके निष्पादन के लिए। ठीक है, वो भी उसके लिए भी सफिशिएंट टाइम है, उसके अंदर करना चाहिए। ठीक है, एक चीज आती है क्वांटम मेरिट का सिद्धांत। ये क्या होता है? जितना काम उतना दाम। जितना काम उतना दाम। ठीक है, जैसे ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है किसी मकान के कंस्ट्रक्शन के लिए, ए द्वारा कुछ एक्ट कर लिए जाते हैं, उसके बाद बी द्वारा ए को मतलब कंस्ट्रक्शन से रोक दिया जाता है। इस प्रकार बी द्वारा ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट किया है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। तो ए अपने द्वारा किए गए कामों के अनुपात में बी से जो भी उसकी लेबर बनती है वो ले सकता है। वे किसी कारण से कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाया, चाहे किसी की गलती हो मान लो, तो वहां पर जितना काम किया है उसने उतने के लिए तो पैसा लिया जा सकता है। ये नहीं कि साहब कॉन्ट्रैक्ट तो कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने तो मकान बनाने के लिए कहा था। ठीक है, फिर कुछ ना कुछ काम तो किया है अगले ने, उसकी लेबर लगी है, उसका खर्चा हो सकता है, या कुछ ना कुछ उसने अपना पार्ट परफॉर्म किया है। जितना किया उतना दे दो, जितना काम उतना दाम। ठीक है, जितना किया, जैसे आपने किसी को रखा लेबर पर, लगा दी कि आप मेरे लिए ये पूरा दिन काम करोगे, 1000 रुपये दूंगा। 2 घंटे के बाद कहा नहीं करते, ठीक है, काम पसंद नहीं आया या कुछ ऐसा, तो उसको कुछ नहीं दोगे। वो कहेगा 2 घंटे तो किया है, 2 घंटे का दो मेरे को। ठीक है, 10 घंटे काम देना था आपने, 2 घंटे किया है, तो 1000 के हिसाब से 200 रुपये बनते हैं, उतना देना पड़ेगा भाई। जितना काम उतना दाम, उसको कहते हैं क्वांटम मेरिट का सिद्धांत। क्वांटम मेरिट का सिद्धांत। ठीक है, तो ये हो गया आपका टॉपिक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या रेमेडी है एक पार्टी के पास, एक पार्टी के पास। क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर हुआ। उसके बाद अपने चलते हैं एक अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, वो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में से 1963 का। काफी आपके ये काम वाली चीज है, ये प्रैक्टिस में ये काम आएगा बहुत ज्यादा। एक्ट काफी दावे इसके अंदर लगते हैं सिविल। ठीक है, जो आपको बताया जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है 1963, ये क्यों पास हुआ, इसका कारण क्या था? तो देखो सीधी सी बात, इसका एक उद्देश्य है कि अगर किसी लॉ के अंदर जो भी रेमेडी है पार्टी के लिए वो सफिशिएंट नहीं है, तो यहां पर एक्स्ट्रा कोई रिलीफ उसको मिल सकता है। तो इसको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कहा जाता है, निर्दिष्ट अंतोष अधिनियम। ठीक है, तो यहां पर एक टॉपिक आ जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस्ट किया जाता है, बेकब्जा किया जाता है, तो उसके पास क्या राइट है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपकी कोई जमीन है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, आप उसके हकदार हो, ठीक है, भूमि है, संपत्ति पर आपका कब्जा है, और आपको डिस्पोजेस्ट कर दिया जाता है, ठीक है भाई, आप कह सकते हो गलत तरीके से, इलीगल तरीके से, भाई कब्जे से बाहर कर दिया। ठीक है, तो देखो
लीगली तो किया जा सकता है, अगर आप उसके मालिक नहीं हो तो मैं कोर्ट में जाकर करवा सकता हूं या कुछ ऐसा, लीगली तो किया जा सकता है, इलीगल तरीके से नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर कर दे तो क्या राइट है आपके पास, कहां जाओगे, कोर्ट के अंदर, कोर्ट के अंदर सिविल सूट फाइल करोगे। ठीक है, अगर आप जाते हो, मान लो सिविल सूट फाइल करते हो नॉर्मल सीपीसी के अंदर, सिविल प्रोसीजर कोड, तो वहां पर सीधी सी बात है, टाइम लगेगा, डिले होगा या कुछ ऐसा। तुरंत कब्जा चाहिए, इमीडिएट चाहिए, तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर सेक्शन आप कह सकते हो 5 और 6 के अंदर इमीडिएट कब्जा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, मतलब सख्त टाइटल के आधार पर जो पोजेशन है उसको दोबारा प्राप्त करना। तो सेक्शन 5 क्या कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो विनिर्दिष्ट, ठीक है, स्पेसिफिक इमूल प्रॉपर्टी के कब्जे का हकदार है और वह सीपीसी 1908 में विहित रीति से कब्जा पुनः प्राप्त कर सकता है, और ऐसा बाद बेकब्जा किए जाने की तारीख 12 वर्ष के भीतर लाया जा सकता है। देखो, कब्जा दो लीगल भी हो सकता है, इलीगल भी हो सकता है, एडवर्स पोजीशन भी होता है। अगर आप किसी की जमीन पर मतलब धक्के से बैठ जाओ तो उसके पास 12 साल का टाइम है कि 12 साल के अंदर वो बोल सकता है कोर्ट में जाकर। ठीक है, लेकिन अगर इमीडिएट कब्जा चाहिए, तुरंत चाहिए, लंबे प्रोसेस से आप गुजरना नहीं चाहते, तो फिर एक समरी, एक शॉर्ट आप कह सकते प्रोसीजर है दोबारा प्राप्त करने का इस एक्ट के अंदर, सेक्शन 6 के अंदर। तो सेक्शन 6 क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी कंसेंट के बिना, ठीक है, इमूल प्रॉपर्टी से विधिक जो लॉ है उसके अंदर जो प्रोसेस है उसके बिना बेकब्जा किया जाता है, तो सीधी सी बात है, जो अधिकार रखता है, दावा रखता है, वह ऐसे हक के लिए, ठीक है, उसका मतलब कब्जा पुनः प्राप्त करने के लिए सेक्शन 6 के अंदर जा सकता है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर। ठीक है, तो मुख्य ऑब्जेक्ट क्या है सेक्शन 6 का, कि प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस्ड बेकब्जा किए गए व्यक्ति को सरल, सिंपल और शॉर्ट प्रोसीजर द्वारा रेमेडी प्रदान करना। क्लियर? अब इसके लिए क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या इसके एसेंशियल है कि कैसे आप जा सकते हो, कब जा सकते हो, कितने टाइम के अंदर जा सकते हो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर, और क्या क्या होना चाहिए। तो पहली चीज तो है आपका कब्जा होना चाहिए, कब्जा होना चाहिए उस प्रॉपर्टी पर, पहले कब्जा रहा। अगर पहले से आपका पोजेशन नहीं है तो इसके लिए आप केस नहीं कर सकते, कब्जा होना चाहिए। और दूसरी बात, कब्जा भी लीगल होना चाहिए, लीगल पोजेशन होना चाहिए, लॉफुल। ठीक है, अगर आपने किसी को डरा धमकाकर या अंडर इन्फ्लुएंस में डालकर या बाय कोर्शन या आप कह सकते हो अनाधिकृत प्रवेश द्वारा, ठीक है, कोई पोजेशन लिया है तो वो लॉफुल नहीं है। लॉफुल नहीं है तो यहां स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर नहीं आ सकते, सेक्शन 6 के अंदर। अदर कोई लॉ है सीपीसी के अंदर, वहां जा सकते हो, यहां नहीं आ सकते। कब्जा भी, पोजेशन भी आपको लॉफुल होना चाहिए। जो पहले पार्टी जिसको डिस्पोजेस्ट किया गया, कब्जे से बाहर किया गया, उसका पोजेशन लॉफुल होना चाहिए। तीसरी चीज, ये जो प्रावधान है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी पर लागू होता है, मूवेबल पर नहीं। जैसे मैंने आपका कोई सामान आपसे ले लिया, ठीक है, उठा लिया आपका सामान, ठीक है, आपको आपसे उसका कब्जा छीन लिया, वो सामान है, गुड्स है, वहां पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होता, ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होता, इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। चौथी चीज, विदाउट कंसेंट होना चाहिए। अगर मैं आपको बिना आपकी कंसेंट से, आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी से, जिस पर आपका लॉफुली ऑब्जेक्ट है, बिना आपकी कंसेंट से आपको वहां से बाहर करता हूं, ठीक है, उसका कब्जा लेता हूं, तब ये प्रावधान चलेगा। सीधी सी बात, कंसेंट दे दी, ठीक है, तो फिर यहां पर ये धारा अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, और विधि द्वारा, विहित प्रक्रिया द्वारा अन्यथा बेदखल किया जाना, मतलब जो प्रोसीडिंग है बाय लॉ, जो लॉ के अंदर प्रोसेस बता रखा है, उसके बिना किसी व्यक्ति को डिस्पोजेस्ट किया जाए। ठीक है, अब सीधी सी बात है, मान लो जैसे ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए बी का कौन है, किराएदार। अब किराएदारी समाप्त हो गई
तो यहां पर ए संपत्ति पर काबिज है, बी द्वारा ए को ऐसी संपत्ति से मतलब जबरदस्ती बेदखल नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा, ये नहीं कि उसका सामान उठाकर बाहर फेंक दो। और लास्ट चीज ये यहां पर यह है कि 6 माह के अंदर वाद संसित किया जाए। अगर आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 6 के अंदर आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी का कब्जा जिस पर आपका लॉफुली पोजेशन था उसको वापस पाना चाहते हो तो 6 महीने के अंदर केस फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे निष्कासन से जब आपको बाहर किया गया उसके बाद 6 महीने का टाइम, और वहां सीपीसी में कितना है, 12 साल का। तो दो चीजें, चाहे यहां जो यहां सरल तरीका है, जल्दी से मिलेगा, ठीक है, और लेकिन 6 महीने के अंदर वाद संसित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये है सीधी सी बात है सेक्शन 6, किसी व्यक्ति को संपत्ति के कब्जे से जबरदस्ती बेदखल किए जाने पर उसे पोजेशन के आधार पर ही संपत्ति का पुनः कब्जा दिलाने के बारे में प्रावधान करती है। ठीक है, और सेक्शन 6 के अंतर्गत जो डिक्री पास होती है उसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती, ना की जाएगी, रिवीजन याचिका प्रस्तुत की जा सकेगी। ठीक है, ये एक और चीज है। ठीक है, तो ये है सेक्शन 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। किसी व्यक्ति को उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी से जिसके ऊपर उसका लॉफुली पोजेशन है उसकी कंसेंट के बिना उसको डिस्पोजेस्ट किया जाता है विदाउट लीगल प्रोसेस, तो वो अग्रीव्ड पार्टी 6 मंथ के अंदर केस फाइल कर सकता है सेक्शन 6 के अंदर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर कब्जे को दोबारा प्राप्त करने के लिए। और यहां पर ये सरल प्रक्रिया है। ठीक है, दोबारा से तुरंत कब्जा इमीडिएट पाने के लिए। ठीक है, तो ये सेक्शन 6 आप कह सकते हो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, इसमें से ये आपका एक टॉपिक तैयार होता है। ठीक है, और जो सीपीसी है उसमें 12 साल का टाइम, सिविल प्रोसीजर कोड वो कॉमन लॉ, सीधी सी बात, एक स्पेशल लॉ आप वहां इसको मान सकते हो, तो वहां पर 12 साल तक का टाइम। अगर 12 साल नहीं बोले फिर क्या होगा, हाँ, एडवर्स पोजेशन, एडवर्स पोजेशन इसको कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद नहीं बोल सकते, कोर्ट वेट थोड़ा करता रहेगा आपको कि कब आओगे कब आओगे। तो न्यायालय पे सीधी सी बात है, जस्टिस पाना है तो आपको वेट करना होगा, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए और विद इन टाइम संस्कार किया हुआ जो एडवर्स पोजीशन है फिर वही उसका उम्र हो जाएगा। हो जाएगा भाई, जिस दिन आपको पता चला, सीधी सी बात, उस दिन से आपका टाइम पीरियड स्टार्ट हो। फिर आपको पता है कि मेरी प्रॉपर्टी कोई बंदा बैठ गया है और मेरी कंसेंट के बिना बैठा है। ठीक है, उसको एडवर्स पोजीशन कहा जाता है। ये नहीं कि किराएदारी है चल रही है उसने कर लिया कब्जा तो वो नहीं माना जाएगा, वो कंसेंट से बैठा था, बाद में वो ऐसा हो गया। तो वहां पर अगर मान लो भी विदाउट कंसेंट आपकी बैठा है तो वहां पर वो 12 साल हो गए उसको, आपने कुछ नहीं किया, तो फिर उसका वहां पोजीशन बन जाएगा। ये अभी सर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है ना इसके संबंध में, 12 साल वाली जी। हाँ जी, रिसेंटली आई थी ना जी। हाँ जी, ये प्रावधान है एक, ये देखो, डिले डिफीट द जस्टिस, जो विलंब है वो न्याय को खत्म कर देता है। ठीक है, तो टाइम पीरियड होता है उसमें आना चाहिए, तो इसीलिए लिमिटेशन एक्ट बना हुआ, वो टाइम बताता है। सर उसको टाइटल तो नहीं मिल पाएगा सर, वो उसको खुद कराएगा, यूज कर सकता, फर्दर बेच तो नहीं सकेगा सर उसको, उसका पोजीशन बन गया, लीगल हो गया, पोजीशन बन गया सर, वो बेच तो नहीं पाएगा। और ऐसे भेज दे, क्या दिक्कत है? टाइटल ट्रांसफर कैसे करेगा सर, उसके नाम पर टाइटल तो नहीं होगा जी। टाइटल बाद ਸਰ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਹਨਾ ਵੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ ਮਕਾਨ ਦਾ। नहीं, वो इसमें नहीं आएगा, वहां वो कंसेंट से बैठा था। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 2 ਪਲਾਟ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 1 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਜਾਣੀ
कहना मतलब उस बंदे के नाम के उत्ते जमीन जायदाद होगी सारी। नहीं, उसमें देखो कई चीजें हैं। अब ये 12 साल का टाइम पीरियड कब स्टार्ट होता है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो सीधी सी बात, जो नॉलेज के हाँ